100 में 100 से 90 है, 90 भाग हमारा है। बाबू जगदेव ने ये लाइनें बहुत सटीक समाज की स्थिति को देखते हुए कही थी। सोचिए किस तरीके से बहुजन समाज की भागीदारी की जब बात आती है, इंस्टीट्यूशन में हो, राजनीतिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, बहुत ही ज्यादा कम स्तर पर देखने के लिए मिलती है। लेकिन सोचिए लोकसभा का चुनाव नजदीक है, लेकिन बहुजन समाज के लोगों की उम्मीदवारों के तौर पर आप संख्या देखेंगे तो बहुत कम है। सोचिए जो सेकुलर लोग, जो लिबरल सो कॉल्ड लोग कहते हैं कि जातिवाद जो है वो खत्म हो चुका है, अब जातिवाद खेत खलियानों से उठकर इंस्टीट्यूशन में आ गया है, शहरों में आ गया है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आ गया है, यहाँ तक कि व्हाइट कॉलर जॉब्स में भी जातिवाद आ गया। जाति के आंकड़े पर अगर बात की जाए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचिए 75 सालों से बहुजनों की भागीदारी अभी भी निम्न स्तर पर है, बहुजनों की हिस्सेदारी लेना अभी बाकी है। जिस तरीके से बाबू जगदेव कुशवाहा जी ने कहा था कि 100 में 100 से 90 है, 90 भाग हमारा है, तो अभी बहुजन समाज के लोगों को, अभी ओबीसी समाज के लोगों को, अभी तमाम लोगों को अपनी हिस्सेदारी, अपना हक अधिकार लेना बाकी है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता। सोचिए तमाम पार्टियां एसटी एससी ओबीसी की बात करती हैं, लेकिन जब बात आती है लीडरशिप की, जब बात आती है पावर सेंटर में पहुंचाने की, तो आपकी जाति जो है वो आड़े आ जाती है। इसलिए जाति के आधार पर लोगों का शोषण किया जाता है। जाति के आधार पर इस देश में तमाम चीजें जाति के आधार पर बांटी जाती हैं, चाहे चुनाव की टिकट ही क्यों ना हो। किस तरीके से बिहार की जो सियासत है वो गरमाई हुई है। लगातार बीजेपी जो है अपने लिए राजनीतिक दरवाजे खोलने की कोशिश कर रही है और सीएम पद पर पहुंचने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपनाती है। सोचिए किस तरीके से पटना साहिब लोकसभा चुनाव की सीट पर बहुजनों की भागीदारी आजादी के बाद अभी तक पूरी नहीं हो पाई, और कहने के लिए हम देश के विश्व गुरु देशों में शुमार होने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री लगातार डंका बजाते हैं विकसित भारत का, लेकिन विकसित भारत में दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की भागीदारी कहाँ है। सोचिए बहुजन समाज की राजनीतिक दशा पे अगर बात करें, पिछले 75 सालों से किसी भी ओबीसी समाज के व्यक्ति को, किसी भी बहुजन समाज के व्यक्ति को लोकसभा उम्मीदवार का चेहरा नहीं बनाया गया। सोचिए किस तरीके से सवर्ण लॉबी जो है वो धरातल पे काम करती है, क्योंकि उनके तमाम जो लोग हैं वो किसी भी पार्टी में हो, किसी भी पद पर बैठे हो, वो अपने जाति के डिस्कोर्स को लेके एकदम क्रिस्टल क्लियर रहते हैं। और सोचिए पटना साहिब लोकसभा चुनाव 2024 में किस तरीके से बीजेपी जो है वो लगातार चुनाव जीत रही है, जबकि वहां पर जिस कैंडिडेट को चुनाव जिताया जाता है वो एक विशेष जाति से आते हैं, कायस्थ समाज से आते हैं, जबकि उनकी संख्या भी आंकड़ों पर अगर बात की जाए तो वहां पर सबसे ज्यादा बहुजनों की आबादी है, सबसे ज्यादा कुर्मी, कोयरी जाति से आने वाले लोगों की संख्या, लेकिन उनके उम्मीदवारों को लोकसभा का चेहरा नहीं बनाया जाता। सोचिए किस तरीके से जाति अपना काम करती है। पटना साहिब लोकसभा सीट की राजधानी पटना के मुख्य शहरी बाग से जुड़ी है। ये क्षेत्र भाजपा का गढ़ माना जाता है। फिल्म स्टार भाजपा नेता शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ 2019 और 14 से सांसद बने थे। इसके बाद भाजपा ने रविशंकर प्रसाद को मैदान में उतारा, जो कि 19 में वहां के सांसद बने हुए हैं। लेकिन कोई भी ओबीसी समाज का, कोई भी बहुजन समाज का व्यक्ति कैंडिडेट नहीं उतारा गया। आप लाठियां खाने के लिए हैं, आप प्रदर्शन करने के लिए हैं, आप नारेबाजी करने के लिए हैं, आप प्रशासन के डंडे खाने के लिए हैं, लेकिन जब बात आती है पद पर बैठने की, जब बात आती है कुर्सी पर जाने की, जब बात आती है पावर सेंटर में जाने की, तो कहीं ना कहीं जाति के आधार पर लोगों को टारगेट कर उनको साइड कर दिया जाता है। सोचिए लंबे अरसे से सामाजिक काम कर रहे चंद्रमणि कुमार अगर इंडिया गठबंधन का चेहरा बनते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा इंडिया गठबंधन को होगा और भाजपा का खाता बिहार में हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सोचिए 75 सालों से वैशाली की सीट पर कोई भी बहुजन अभी तक संसद नहीं पहुंचा था। वहां से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने शंभू कुमार सिंह को मैदान में उतारा। उसी तरीके से पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से 75 सालों से इस सीट पर कोई भी बहुजन समाज का व्यक्ति अभी भी संसद नहीं पहुंचा। पटना साहिब संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभाएं, जिसमें बख्तियारपुर,
फतुहा आरजेडी के कब्जे में, जबकि पटना साहिब, कुम्हार, बांकीपुर एवं देगा बीजेपी के कब्जे में। इस संसदीय क्षेत्र की कुल मतदाताओं की संख्या 22,63,319 है, जबकि 75 सालों से किसी भी कुर्मी कोयरी यानी बहुजन समाज के व्यक्ति को वहां का कैंडिडेट नहीं बनाया गया। सोचिए, भाजपा गठबंधन द्वारा कुर्मी कोयरी को टिकट नहीं दिया जाता। कुर्मी कोयरी मैं इसलिए बोल रही हूं कि वहां पर सबसे ज्यादा जो संख्या है वो ओबीसी समाज की है और इसके बावजूद बीजेपी उनको उम्मीदवार चेहरा नहीं बनाती है, जबकि इस जाति के लोगों में सबसे ज्यादा आक्रोश है। बीजेपी को हराने के लिए कुर्मी जाति के सक्रिय शिक्षित से भी अगम कैंडिडेट जो है चंद्रमणि कुमार को उम्मीदवार बनाती है अगर इंडिया गठबंधन, तो सबसे ज्यादा फायदा होगा और बीजेपी को मात दे सकती है। सोचिए, बीजेपी कायस्थ लोगों को आगे करती है। बीजेपी जो है वो सवर्णों की पार्टी है। किस तरीके से वो लोग अपनी आइडियोलॉजी को लेके क्रिस्टल क्लियर है और किस तरीके से आज भी 75 साल बाद भी इन सीटों पर कुछ संसदीय क्षेत्रों में बहुजन समाज की भागीदारी ना के बराबर है। सोचिए, इस क्षेत्र में जातियों का समीकरण कुछ इस प्रकार है। सोचिए, 5,53,150 मतों से लगभग 5 लाख से अधिक जो है वो कांग्रेस गठबंधन के वोटर्स हैं और इसके साथ साथ आजादी के बाद कोई भी कुर्मी समाज के व्यक्ति को किसी भी दल ने, किसी भी पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवार का चेहरा नहीं बनाया। इस जाति के लोग 2 दशक से भाजपा को वोट करते आ रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, जिसके कारण भाजपा के कायस्थ समाज के उम्मीदवार जीतते आ रहे। संसदीय क्षेत्र में विभिन्न जातियों के लोग बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर है। पटना साहिब संसदीय क्षेत्र में कायस्थ जाति की आबादी 55-50 हजार के समथिंग है। वैश्य लगभग इतने हैं, राजपूत, भूमियार, माझी, कुल लगभग इतने मिलाकर 4.16 लाख वोटर जो हैं वो सवर्णों की आबादी यानी कायस्थ समाज के वोटर्स हैं, जो कि बीजेपी के कोर वोटरों में माने जाते हैं। जबकि कोयरी, कुर्मी, धानुक, लगभग इन तमाम जातियों के आंकड़े अगर मिलाए जाएं तो 11.66 इनके उत्साहित मतदाता है। 55% से अधिक मतदान में हिस्सा लेते हैं, अर्थात 6,41,300 मत ही हैं। पूरे देश में दलित बहुजन समाज के लोग जो हैं वो बीजेपी से नाराज हैं, जिसकी संख्या लगभग 1.80 लाख है। कुल मिलाकर 65% जो मतदान है, वोटर्स हैं, उसमें से 1 लाख का कोर वोटर इंडिया गठबंधन का है। सोचिए, श्री चंद्रमणि को उम्मीदवार अगर बनाया जाता है तो संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो लाभ मिलेगा वो इंडिया गठबंधन को मिलेगा। संसदीय क्षेत्र में बीजेपी को 5 लाख, इंडिया गठबंधन को 6 लाख, 1 लाख, कुल मिलाकर लगभग 9 लाख मिलेंगे, अर्थात कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी जीत हो सकती है। भविष्य में जेडीयू का पूरा वोट कांग्रेस को समर्पित हो सकता है, क्योंकि इस जाति के नेता श्री नीतीश कुमार भी अधिक आयु होने के कारण किस तरीके से कमजोर साबित होते जा रहे हैं और ये चंद्रमणि कुमार को अपने उत्तराधिकारी के रूप में समाज जो है वो आगे बढ़ा सकता है। सोचिए, श्री चंद्रमणि पटना साहिब संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत होने वाले महापौर का चुनाव उनकी पत्नी पुष्पलता सिंह ने भी जीता, जो कि 23 में चुनाव लड़ी थी। काफी सकारात्मक रिजल्ट आए इनके पास। संसदीय क्षेत्र में लड़ने के लिए बूथ कमेटी भी है, लगभग 3,000 सक्रिय कार्यकर्ता भी। अगर चंद्रमणि कोयरी समाज से आने वाले इन बहुजन चेहरे को अगर संसद भेजने के लिए इंडिया गठबंधन आगे बढ़ाता है तो समझिए सबसे ज्यादा जो फायदा है वो इंडिया गठबंधन को होगा, जो लगातार तमाम इंडिया गठबंधन के तमाम चेहरे जो हैं वो बहुजनों की बात कर रहे हैं, एसटी, एससी, ओबीसी की बात कर रहे हैं। इन आंकड़ों को देखकर तो ऐसा लगता है कि बहुजनों के पास कोई बहुचर्चित चेहरा नहीं है। बहुजन समाज के लोगों को आगे नहीं बढ़ाती हैं कोई भी पार्टियां रही हों। 75 सालों से कोई भी बहुजन समाज का व्यक्ति इस संसद नहीं पहुंचा। आखिर इसकी असली वजह क्या है? पार्टी की कमी या जाति की कमी? सोचिए, जाति के डिस्कोर्स को अगर तोड़ना है, जाति के डिस्कोर्स को अगर खत्म करना है, जाति के बैरियर को अगर तोड़ना है, तो आपको उम्मीदवारों के तौर पे तमाम जाति के लोगों को समान भागीदारी देनी पड़ेगी। इन आंकड़ों के आधार पे आप अंदाजा लगाइए कि बहुजन समाज की बात करने वाले तमाम राजनीतिक दल बहुजन समाज को हिस्सेदारी क्यों नहीं देते। जातिवाद अपनी चरम सीमा पर। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।